सीआरपीसी 1973 का चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में सबसे पहले हमने पढ़ा था सेक्शन 154, जो कि बताता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा, किसे देगा और उसके बाद में उसकी क्या प्रोसीडिंग रहेगी। तो जो पर्सन जिसके पास में ऐसी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन की इंफॉर्मेशन है उसे इंफॉर्मेंट कहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को वो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करेगा। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिलते ही उसे राइटिंग में नोट डाउन करेगा, उस पर इंफॉर्मेंट के सिग्नेचर लेगा और उसकी एक कॉपी इंफॉर्मेंट को भी देगा। बात यह है कि जो 154 सेक्शन 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है उसका इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया जा सकता है सून आफ्टर रिसीविंग ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से डील करती है तो उस इंफॉर्मेशन को से डील करता है सेक्शन 155। सेक्शन 155 का हेडिंग है इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। नॉन कॉग्निजेबल केसेस की अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे एक अलग से जो रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसको कहा जाता है नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर, रजिस्टर फॉर द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, उसमें उसे नोट डाउन किया जाएगा मैजिस्ट्रेट, और फिर वो जो इन्फॉर्मेंट है उसे मैजिस्ट्रेट के पास में रेफर किया जाएगा। मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद ही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले हमें मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होती है, यानी कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर की ज़रूरत होगी। विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट अ पुलिस ऑफिसर इंचार्ज cannot start with the investigation under the non cognizable offenses। लेकिन इसमें एक बात ये कही गई थी, अगर एक केस है जिसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कंबाइंडली उस केस को कौन सी कैटेगरी में अकाउंट किया जाएगा? कंबाइंडली उस केस को कॉग्निजेबल केस कंसिडर किया जाएगा। और जैसे ही वो कॉग्निजेबल केस बना तो इस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर के पास में दो राइट आ जाते हैं। आई रिपीट, जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा या फिर कोई कॉग्निजेबल केस होगा। कॉग्निजेबल केस कौन सा होता है? जिस केस में एटलीस्ट वन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी अ कॉग्निजेबल वन। तो जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या फिर कॉग्निजेबल केस होता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज के पास में दो राइट आ जाते हैं। पहला राइट टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड सेकेंडली टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल केस में बिना वारंट अरेस्ट करने का और बिना ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का राइट ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के पास में रहता है। लेकिन 155 जो कि नॉन कॉग्निजेबल की बात कर रहा है, यहाँ पे बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हम इन्वेस्टिगेशन यानी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। सेक्शन 156 बताता है कि पुलिस ऑफिसर इंचार्ज जो कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो तो उसके पास क्या पावर है, तो वो मैंने आपको अभी भी बताया कि बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के भी वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात 156 में लिखी हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 156 का स्टेट अमेंडमेंट भी गिवन है, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। महाराष्ट्र का स्टेट अमेंडमेंट है। अगर कोई महाराष्ट्र जुडिशरी सर्विसेज का कोई एग्जाम दे रहा है तो उसे जरूर देख लीजिए। सेक्शन 157 बताता है कि प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन का। 156 में पुलिस ऑफिसर के पास में पावर है इन्वेस्टिगेशन की। कौन से केसेस में? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के या कॉग्निजेबल केसेस के इन्वेस्टिगेशन की पावर है 156 में। अब उस इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा ये प्रोसीजर 157 स्पेसिफाई कर रहा है। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास सेक्शन 157 से। If from information received or otherwise an officer in charge of a police station has reason to suspect the commission of an offense which he is empowered under section 156 to investigate, he shall forthwith send a report of the same to the magistrate empowered to take cognizance of such offense upon the police report, and shall proceed in person, and shall depute one of his subordinate officers not being below such rank as the state government may
by general or special order prescribed in this behalf to proceed the spots to proceed to the spot to investigate the facts and circumstances of the case and, if necessary, to take measures for the discovery and arrest of the offender. ये लिखता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली है या फिर कोई ऐसा रीजन है बिलीव करने का जिसके बेसिस पे पर्सन के पास में ऐसा संदेह उत्पन्न हो रहा है कोई, और जिसके अकॉर्डिंगली उस पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को सेक्शन 156 की पावर्स मिल जाती हैं। सेक्शन 156 में कौन सी पावर्स मिल रही हैं? सेक्शन 156 में पावर मिल रही है पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अंडर कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है या फिर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के कमीशन का सस्पेशन है तो वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन या तो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा या फिर अगर वो चाहेगा तो अपने एक सबऑर्डिनेट को भी डिप्यूट कर लेगा साथ में, और फिर वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाएगी। अच्छा, सबऑर्डिनेट किस रैंक का होना चाहिए? क्या वो कांस्टेबल होगा, हेड कांस्टेबल होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, किस रैंक का होगा? कुछ मेंशन नहीं है, साफ साफ लिखा है जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। तो आप देख रहे बहुत सारे सेक्शन में जगह जगह ये आता है एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब, एज द स्टेट गवर्नमेंट शैल नोटिफाई। तो इसका मतलब क्या है? यानी कि जो भी प्रोसीजरल कोड्स हैं, प्रोसीजरल कोड में स्टेट गवर्नमेंट को काफी एम्पावरमेंट मिली हुई है। जबकि आप ये देखेंगे कोर्ट ऑफ सेशंस का एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। जुडिशियल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एस्टेब्लिशमेंट कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो थ्रू आउट द प्रोसीजरल कोड आप देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट को जगह जगह बहुत सारी पावर्स मिली हुई हैं और इसी बेसिस पे बहुत सारे स्टेट्स अपने स्टेट अमेंडमेंट भी लेके आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। प्रोसीजरल कोड में ये होता है, सब्सटेंटिव लॉ में ये नहीं मिलेगा आपको। सब्सटेंटिव लॉ तो थ्रू आउट द इंडिया एज इट इज एप्लीकेबल होगा, लेकिन प्रोसीजरल कोड में होता है कि वो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस उनको मॉडिफाई कर सकती है। 157 क्या कह रहा है कि पर्सन के पास में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की या फिर कोई ऐसा उसको सस्पिशन है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म करेगा इस बात की कि मैं इसका कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर हूँ सेक्शन 156 में, और उसके बाद में एक सबऑर्डिनेट भी वो अपना अपॉइंट कर लेगा साथ में, एंड देन वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। किस तरह से? वो उस स्पॉट पे विजिट करेगा, मैंने ब्लू लाइन से अंडरलाइन किया है, वो उस स्पॉट पे विजिट करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, और अगर जरूरत पड़ी तो वो डिस्कवरी भी करेगा। किसकी? डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि जिस ऑफेंडर के अगेंस्ट में इंफॉर्मेशन मिली है उसको ढूंढना और उसको ढूंढकर अरेस्ट करने का काम भी वो करेगा। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर रहेगा। क्या? मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करो कि मेरे पास में 156 में पावर है इस ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने की, अपना एक सबऑर्डिनेट अपॉइंट करो और फिर उसके बाद उस स्पॉट पे पहुंचकर इन्वेस्टिगेट करो। किसको? फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को, और जरूरत लगे तो डिस्कवर करके उस ऑफेंडर को भी अरेस्ट कराया जाए। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइज गिवन है यहाँ पे, दो पॉइंट गिवन है। सबसे पहला, when information as to the commission of any such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature। अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डायरेक्टली किसी पर्सन के नेम पे दी गई है, भाई एक तो ये होता है मैंने वहां पे किसी को मर्डर करके भागते हुए देखा, तब जिसको मर्डर करके भागते हुए देखा मैंने उसका नाम तो नहीं बताया, मैंने तो बस इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन अगर मैं बता दूं मेरा नेबर है मिस्टर रोहन कुमार और उसने उसका मर्डर किया है, तो अब मैंने क्या किया? बाय नेम मैंने बताया, लेकिन मर्डर तो खैर बहुत सीरियस नेचर का ऑफेंस हो गया, कोई अगर सीरियस नेचर का ना हो उसके लिए बोल रहा है। When information as to the commission of any offense, such offense is given against any person by name and the case is not of a serious nature, the officer in charge of the police station need not proceed in person or depute a subordinate officer to make an investigation on the spot। तो अगर वो सीरियस नेचर का नहीं होगा तो फिर इमीडिएटली वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड नहीं होगा। फर्दर प्रोवाइडेड, if it appears to the officer in charge of the police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, he shall not investigate to the case। अगर उस ऑफिसर को लगता है कि नहीं इसमें इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कोई ठोस मुद्दा नहीं है तो बिना इन्वेस्टिगेशन के क्लियर है और इसको डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट कर देंगे हम,
ऐसी सिचुएशन में भी वो इन्वेस्टिगेशन ना करे, उसकी इच्छा पे है। हाँ, ये जो भी वो सब चीज़ें करते हैं ना, वो उसको राइटिंग में मेंशन करेगा व्हाई ही टुक सच काइंड ऑफ डिसीजन, क्यों उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, क्यों उसने इन्वेस्टिगेशन किया, वो सब चीज़ें राइटिंग में मेंशन करेगा अपनी रिपोर्ट में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप द रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी कंडक्टेड, मैं उम्मीद करता हूँ आगे क्या सेंटेंस आएगा आप समझ रहे होंगे, एट द रेसिडेंस ऑफ द विक्टिम और इन द प्लेस ऑफ हर चॉइस and as far as practicable by a woman police officer in the presence of her parents or guardian or near relatives or social worker of the locality। तो अगर कहीं कोई रेप या फिर एनी ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन वाले हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे वो विक्टिम के घर पे किए जाएंगे, या फिर वो विक्टिम किसी और जगह पे जहाँ पे उसको कंफर्टेबल फील हो वहाँ पे किए जाएंगे। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किए जाएंगे, और जो विक्टिम है उसके साथ में उसके पेरेंट्स, गार्जियन, नियर रिलेटिव, सोशल वर्कर, कोई ना कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेले में कुछ भी उसके रिकॉर्ड कर लिए स्टेटमेंट, वो होने चाहिए, ये भी उसमें रिक्वायर्ड है। ये इन्वेस्टिगेशन के बयान की बात आ रही है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो 154 में इन्फॉर्मेशन थी वो FIR वाली इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन 157 में जो ये बात लिखी है ना कि विक्टिम के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये 157 के स्टेटमेंट ये अलग हैं। ये इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं वो वाले हैं। इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दे सकता था, विक्टिम भी दे सकता था और उसका अदर पर्सन भी दे सकता था, लेकिन अब यहाँ पे 157 में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने गया। जब इन्वेस्टिगेशन करने गया है तो वहां पे वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना चाह रहा है। वो स्टेटमेंट अगर रेप के से रिलेटेड केस है तो किस तरह से रिकॉर्ड होंगे वो बताएं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 2 इन ईच ऑफ द केसेस मेंशन इन क्लॉजेज A and B, यानी कि प्रोवाइजो की बात हो रही है, ऑफ द प्रोवाइजो ऑफ सबसेक्शन 1, जहाँ पे जो ऑफिसर इंचार्ज था उसने इन्वेस्टिगेशन करने से नहीं किया एक तरह से, ठीक है। The officer in charge of the police station shall state in his report his reason for not fully complying with the requirements of the subsection and in the case mentioned in clause B of the set। मैंने ऊपर ही आपको बोल दिया था कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसका रीज़न उसे स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट में, रीज़न लिखित में उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी भी स्टेज पे किसी को भी कोई डाउट लगे तो आप चैट बॉक्स मेरा ओपन है, इमीडिएटली आप उसमें अपना क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। आई टेक दैट क्वेरी। सेक्शन 158 की तरफ आते हैं। अब ये जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन था, इसने इन्वेस्टिगेशन तो कंडक्ट कर लिया, और अगर उसकी इच्छा नहीं थी, उसके पास कोई रीज़न था इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का, तो उसने इन्वेस्टिगेशन नहीं भी किया। दोनों ही सिचुएशन में, चाहे उसने इन्वेस्टिगेशन किया या इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, दोनों ही सिचुएशन में उसने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है। वो आती है सेक्शन 158 में। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, एवरी रिपोर्ट सेंट टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157। 157 में क्या था, 157 में दो काम हुए थे, या तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुआ था या फिर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं हुआ था। चाहे इन्वेस्टिगेशन हुआ या इन्वेस्टिगेशन नहीं भी हुआ, दोनों कंडीशन में रिपोर्ट तो प्रिपेयर होगी, और वो रिपोर्ट प्रिपेयर करके फोटो फ्रेम करके पुलिस ऑफिसर अपने घर पे नहीं टांगेगा, उस रिपोर्ट को वो मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा। सो वही बात लिखी है सेक्शन 158 में। रिपोर्ट हाउ सबमिटेड, एवरी रिपोर्ट सेंट टू अ मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 shall, if the state government so direct, be submitted through such superior officer of the police as the state government by general or special order appoints in that behalf। तो देखिए दो बातें हैं, या तो जिस पर्सन ने वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की है वो पुलिस ऑफिसर खुद मैजिस्ट्रेट के पास में वो रिपोर्ट प्रेजेंट कर दे, लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नोटिफिकेशन निकालती है, स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शंस देती है, इट मे बी द जनरल डायरेक्शन और द स्पेशल डायरेक्शन। जनरल डायरेक्शन का मतलब है पूरे स्टेट पे एप्लीकेबल होगा, स्पेशल डायरेक्शन का मतलब है कोई पर्टिकुलर केस इतना ज़्यादा संगीन है या केस इतना ज़्यादा चर्चित वाला है कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल केस के लिए ऑर्डर देती है कि नहीं, इस केस में तो जो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट है वो मैजिस्ट्रेट के पास में SP ही सबमिट करेगा या IG सबमिट करेगा।
जो लोकल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको सबमिट नहीं करने के अलाउ नहीं कर रहे हम, तो ये हो सकता है। ठीक है, यही लिखा है इसमें, दैट इज इफ द स्टेट गवर्नमेंट सो डायरेक्ट्स, ऐसे कोई निर्देश दिए जाते हैं, बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस, तो सुपीरियर ऑफिसर उसको फिर सबमिट करेगा अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसे को डायरेक्शंस देती है तो। फर्दर, सच superior officer may give such instructions to the officer in charge of the police station as he thinks fit, and shall, after recording such instructions on such report, transmit the same without delay to the magistrate। अब वो जो सुपीरियर ऑफिसर है वो चाहेगा तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को कुछ इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है कि भाई आप ये जो इन्वेस्टिगेशन है इस तरह से करना और इसकी रिपोर्ट इस तरह से बनाना, क्योंकि मुझे सबमिट करनी है तो मेरे हिसाब से रिपोर्ट बननी चाहिए, और उसके बाद में फिर वो रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो वैसे सेक्शन 158 में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट वाला है नहीं। 154 कॉग्निजेबल, 156 इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉग्निजेबल, 155 नॉन कॉग्निजेबल, 157 इन्वेस्टिगेशन इन द कॉग्निजेबल, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये वाले थोड़े इंपॉर्टेंट। 158 में तो क्या है, जो रिपोर्ट बनाई गई है 157 की वो मैजिस्ट्रेट के पास सबमिट करनी है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर डायरेक्शंस देती है तो सुपीरियर ऑफिसर सबमिट करेगा, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो ना करके उसका सुपीरियर ऑफिसर सबमिट करेगा। एक तरह से टीचर ने जो काम किया वो रिपोर्ट सबमिट कौन करेगा, वो प्रिंसिपल सबमिट करेगा, टीचर ना करके प्रिंसिपल सबमिट करेगा ले जाके, वो वाली बात आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 159 पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। इंक्वायरी वर्ड आया है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन भी आया है, और आपको ये ध्यान है कि इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, और इंक्वायरी कौन करता है, इंक्वायरी करता है मैजिस्ट्रेट। और इंक्वायरी का मीनिंग क्या लिखा हुआ था, इंक्वायरी मीन्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडरटेकन बाय द मैजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल। मैंने आपको 3 स्टेजेस बताई थी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलती है उसमें पहला स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, दूसरा स्टेज है इंक्वायरी, और तीसरा स्टेज है ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन करेगा पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद में इंक्वायरी और ट्रायल दोनों करेगा मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी का जो लास्ट स्टेज है वो क्या होगा, इंक्वायरी का लास्ट स्टेज होगा चार्ज फॉर्मेशन, यानी कि उस कन्विक्ट को या फिर उस ऑफेंडर को बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर हम कौन कौन से चार्जेस लगा रहे हैं, और इस बेसिस पे अब आपके ऊपर ट्रायल चलेगा। अच्छा, ट्रायल भी ऐसे नहीं चलता है। जब इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी में क्या करते हैं कि जो जो पुलिस ने चार्जेस लगाए हैं, सपोज मिस्टर एक्स है, उसको किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करके पुलिस के सामने प्रेजेंट किया, और पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी सबमिट करने, उसमें उन्होंने 5-6 चार्जेस लगा दिए उसके ऊपर कि इसने मर्डर भी किया, इसने चोरी भी की, इसने ना और भी 2-4-5 चार्जेस उसके ऊपर लगा दिए। ठीक है, हाउस ट्रेसपास भी लगा दिया और हाउस ब्रेकिंग भी लगा दिया सारा। अब मैजिस्ट्रेट के पास क्या है, मैजिस्ट्रेट आते ही सारा उसको ट्रायल स्टार्ट करते नहीं, मैजिस्ट्रेट उन सारे चार्जेस की इंक्वायरी करेगा। मैजिस्ट्रेट देखेगा कि जितने चार्जेस इस पर्सन के ऊपर लगाए गए हैं ये रियल में इस पर्सन ने किए हैं या नहीं किए हैं। ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने ऐसी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए, कि पुलिस वाले को रिश्वत नहीं मिल रही थी इसलिए पुलिस वाले ने दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझ के इसके खिलाफ 2-4-5 एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए। तो जो इंक्वायरी कंडक्ट होती है, इंक्वायरी इसी बात के लिए कंडक्ट होती है कि ये देखा जाए कि वाकई में ये जो चार्जेस लगाए गए हैं इन पर ट्रायल किया जाना चाहिए या इसको इंक्वायरी के थ्रू ही एक्विट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी के एंड में फिर मैजिस्ट्रेट को जो जो लगता है कि हाँ ये 2 चार्जेस तो बिल्कुल इस पर बन रहे हैं, तो वो चार्जेस उसको पढ़ के सुनाए जाते हैं ओपन कोर्ट में। ओपन कोर्ट में जो कन्विक्ट है, कन्विक्ट नहीं ऑफेंडर, कन्विक्ट तो उसको जब सजा सुनाई जाएगी तब वो बनेगा। तो जो ऑफेंडर है उस पर्सन के ऊपर, उस पर्सन को जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं इंक्वायरी के एंड में उसको पढ़ के सुनाए जाते हैं कि देखिए हम आपके ऊपर एक रेप का चार्ज लगा रहे हैं, एक आपके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा रहे हैं, क्या आप इन दोनों चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो या आप ट्रायल की डिमांड करते हो। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ऑफेंडर को, ये जो चार्जेस हमने आपके ऊपर लगाए हैं क्या आप इन चार्जेस को एक्सेप्ट करते हो या फिर आप अपने विचारण की इच्छा जाहिर करते हो। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैं चार्जेस एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो बात ही खत्म हुई, फिर तो और कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फाइनल स्टेज आ जाएगी प्रोसीडिंग की। और अगर वो ऑफेंडर कह देता है नहीं ये जो चार्जेस आप लगा रहे हैं ये तो मेरे खिलाफ झूठे चार्जेस लगाए गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खिलाफ में विचारण करें, मेरे ट्रायल करें, जिससे कि उस ट्रायल में मुझे बरी किया जा सके, मैं अपना पक्ष आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, इस बात का मुझे मौका दिया जाए, ये उससे किया जाता है। ये बात लिखी जाती है बाकायदा।
जज जो है, मैजिस्ट्रेट है, वो लिखता है कि मैंने इसके ऊपर ये दोनों चार्जेस लगाए, इसको पढ़ के सुनाए और इसने उन्हें मना करते हुए और फिर अपने विचारण की इच्छा जाहिर की, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 159 क्या कहता है। पावर टू होल्ड इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मतलब शुरुआती इंक्वायरी, शुरुआती जांच। सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। रिपोर्ट कौन सी वाली? 157 वाली। Such magistrate, on receiving such report, may direct an investigation, or if he thinks fit, at once proceed to or depute any magistrate subordinate to him to proceed to hold a preliminary inquiry. देखिए दोनों बात आ गई। जैसे ही वो रिपोर्ट मिली मैजिस्ट्रेट को, मैजिस्ट्रेट अगर चाहेगा तो वो कह सकता है कि भैया पुलिस ऑफिसर को कि आप इसकी और इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर वो चाहेगा तो अपने किसी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को ये कह सकता है कि इस केस की, इस ऑफेंस की इंक्वायरी की जाए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए। ये दोनों काम किए जाएंगे। अगर इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है तो मैजिस्ट्रेट अपने सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट को कहेगा, इन्वेस्टिगेशन करवानी तो वो तो उसी ऑफिसर को कह दिया जाएगा। और अदरवाइज टू डिस्पोज ऑफ द केस इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, या फिर अगर वो चाहे तो केस को डिस्पोज कर सकता है 159 में। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 160 आज का लास्ट सेक्शन हम ले रहे हैं। पुलिस ऑफिसर्स पावर। हालांकि ये चैप्टर नंबर 12 सारे के सारे सेक्शंस 154 से लेकर 176 तक इतने कनेक्टेड है ना कि एक बार जब इनको पढ़ना शुरू करो तो एक क्यूरियोसिटी आ जाती है कि अरे सर बीच में का छोड़ रहे हो इसको, तो आगे पूरा देखें कि आखिरकार ये खत्म कहाँ पे होंगे जाके। ये पूरे कनेक्टेड चल रहे हैं। 154 में एफआईआर हुई, फिर उसके बाद में 155 में नॉन कॉग्निजेबल था, देन 156 आ गया। 156 में बताया कि पावर होती है इन्वेस्टिगेशन करने की कॉग्निजेबल में। 157 में उसने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, इन्वेस्टिगेशन करके 158 में रिपोर्ट सबमिट हो गई। रिपोर्ट सबमिट हुई तो 159 ने मैजिस्ट्रेट ने या तो और इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा या फिर उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा दी। और अब आ रहा है 160। तो क्या आपस में सारे एकदम कनेक्टेड ऐसे चलते हैं, बट वी ऑलवेज हैव अ कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, इस वजह से मैंने कहा कि लास्ट आज का ले रहे हैं सेक्शन 160। पुलिस ऑफिसर्स पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अब यहाँ पे आप देखिए, जो विटनेस है, विटनेस आप जानते हैं कौन होता है? गवाह जो है। विटनेस को बुलाने की, उससे पूछताछ करने की, उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने की पावर पुलिस ऑफिसर के पास भी होती है, मैजिस्ट्रेट के पास भी होती है। वो जो विटनेस होंगे उन विटनेस को पुलिस ऑफिसर भी बुला सकता है और उसके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, और मैजिस्ट्रेट भी बुलाएगा, मैजिस्ट्रेट अपनी कोर्ट में बुलाएगा उन्हीं विटनेसेस को और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा। और फिर बाद में वकील का क्या काम है कि जो पुलिस के स्टेटमेंट है और जो मैजिस्ट्रेट के सामने दिए गए स्टेटमेंट है उन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करे। ठीक है, तो देखते हैं सेक्शन 160 में पुलिस ऑफिसर के पास है ये पावर कि वो किसी भी विटनेस को बुला सकता है। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर में बाय ऑर्डर इन राइटिंग, ये किसके ऑर्डर है? ऑफिसर इंचार्ज के खुद के। रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, खुद के सामने बुलाने के लिए, ऑफ एनी पर्सन बीइंग विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज ओन adjoining station, who from the information given or otherwise appears to be acquainted। बताइए acquainted का क्या मीनिंग है? acquainted का मीनिंग होता है जो उस चीज को होल्ड करता है, यानी कि उसके पास में खबर हो सकती है। इंफॉर्मेशन जब दी गई थी उसको कोई ऑफेंस होने की, तो उसके साथ में बता दिया गया था कि वहां पे मिस्टर एक्स, मिस्टर आर, मिस्टर क्यू, ये तीन वहां पे खड़े हुए थे। इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि इन तीनों को एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है, क्योंकि इन तीनों के पास में ये खबर होने की पूरी पूरी संभावना है। एक्विंटेड मतलब जो उसके जब पोजीशन में है, किस चीज के पोजीशन में? खबर के, सच्चाई के, उस ऑफेंस के जो पर्टिकुलर्स हैं उन बातों के बारे में जानकारी रखता है। ठीक है, एक्विंटेड यानी कि जो जानकारी रखता है। सो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपीयर्स टू बी एक्विंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। किस बात से जानकारी रखता है? किस बात की जानकारी रखता है? फैक्ट्स की और circumstances of the case की। and such person shall attend as so required। ठीक है, provided that no male person under the age of 15 years or above the age of 65 years
और अ वुमन और अ मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन। अब ये तो सारे अपन को पढ़ के मालूम पड़ रहा है भाई, इनको तो थोड़ा सा प्रिविलेज मिलना ही चाहिए। 15 साल से कम उम्र का बच्चा हो, 65 साल से ज़्यादा उम्र का बुजुर्ग हो, या कोई महिला हो, या कोई फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड पर्सन हो, तो ये तो इनको तो प्रिविलेज मिलना ही चाहिए। शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस अदर देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और वुमन रिसाइड्स। तो उनको जहाँ पे वो रहते हैं उसके अलावा किसी और भी जगह बुलाया जा सकता है। किसी और भी जगह से मतलब सन सॉरी नहीं, क्या लिखा है प्रोवाइजो में, मैं वापस से करेक्शन करके बता रहा हूँ। इसमें ये लिखा है कि जहाँ पे वो लोग रहते हैं उसके अलावा दूसरी किसी जगह नहीं बुलाया जा सकता उनको। प्रोवाइडेड दैट नो मेल पर्सन, फिर ब्रैकेट हटा दो, शैल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड एट एनी प्लेस, किसी और प्लेस पे नहीं बुलाया जाएगा, देन द प्लेस इन विच सच मेल पर्सन और वुमन रिसाइड्स, तो जहाँ वो रहते हैं वहीं जाके लेने पड़ेंगे उनके स्टेटमेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन अटेंडिंग अंडर सबसेक्शन 1 एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेसिडेंस। तो अदर देन हिज रेसिडेंस, अगर कोई पर्सन, ये विटनेस की बात हो रही है, आता है अपने स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करवाने, तो उसके पास में पावर है कि वो पैसा डिमांड कर सके कि भाई मुझे अपने घर से यहाँ तक आने में 50 रुपये ऑटो के खर्च करने पड़े हैं, 50 रुपये दो मुझे। हालांकि मांगता कोई नहीं, पुलिस वाले से कौन मांगे, लेकिन विटनेस के पास ये राइट होता है दैट ही मे डिमांड फॉर द एक्सपेंसेस फॉर कम्यूटिंग द डिस्टेंस। तो ये हमने सेक्शन 160 तक कवर कर लिया है। सेक्शन 160 तक अगर आप कोई क्वेरीज, कोई डाउट्स अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सेक्शन 161 से हम अपने कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब उसको बुला लिया है, विटनेस को बुला लिया, तो क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उससे सवाल जवाब करेंगे, बस यही होगा आगे।